चाहिए। वर्ग थ्योरम आती है भैया, ठीक है। क्या कहता है वर्ग थ्योरम में? आता है नहीं आता भैया, बता दो। आता है, छोड़। देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये वाला है। एक बॉडी जिसका मास क्या है, 4 kg है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? 4 kg। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? 0। ठीक है भैया। फोर्स कितना लग रहा है? 16 न्यूटन। क्या लग रहा है? 16 न्यूटन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द एंड ऑफ 10 सेकंड? आपको काइनेटिक निकालना है। कब निकालना है? 10 सेकंड पर। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यानी आप वी निकाल लोगे, यानी आप वी निकाल लोगे तो आपको काइनेटिक पता लग जाएगी, क्योंकि मास पता ही है आपको। तो वी निकाल लेते हैं। यू यू दे रखा है, देखिए यू कितना है? 0। वी अपने को निकालना है। एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना है भैया? 16 न्यूटन। क्या लग रहा है? और बॉडी का मास कितना है? 4 kg। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया। आपको वेलोसिटी काइनेटिक कब की चाहिए? 10 सेकंड बाद। तो 10 सेकंड बाद की वेलोसिटी निकाल दो। तो v इक्वल्स में u प्लस 80। तो u कितना है भैया? 0। ए कितना है? 4। और आपको टाइम कितना कितना टाइम में निकालिए वेलोसिटी? 10 पे। तो वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई, तो काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। सब कुछ पता है, मास पता है, वेलोसिटी आ गई है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ये रॉकेट वाला तो नहीं आएगा, ये वाला देख लीजिए भाई। भाई प्लीज देखिए, आप बुलेट विंग, बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम है। 10 ग्राम। वेलोसिटी कितनी है उसकी? 800 मीटर पर सेकंड। आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड ऑफ वॉल कितनी है भैया? मड वॉल कितनी है? 1 मीटर है। वेलोसिटी डिक्रीज, कितनी वेलोसिटी आती है? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स बाय द मड। तो भैया फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सीलरेशन। यदि मैं आपको एक्सीलरेशन निकाल दूं तो आप मास को पता ही है, आप निकाल सकते हो। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, डिस्टेंस पता है। क्या कौन सी इक्वेशन लगाऊं? थर्ड इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर में 2 एक्सीलरेशन और डिस्टेंस। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया? 100। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 800। एक्सीलरेशन आप निकाल ही लोगे, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है। एक्सीलरेशन आ गया, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रखा है ये वाला। ए शॉर्ट ट्रैवलिंग एट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट एबल टू पीस अ प्लंक ऑफ 4 सेंटीमीटर थिक। कह रहा भैया एक शॉर्ट है जिसकी काइनेटिक कितनी रखी है? वेलोसिटी रखी है, तो काइनेटिक तो निकल ही जाएगी ना। और इस काइनेटिक के साथ वो 4 मीटर तक जाता है। 4 मीटर काइनेटिक किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर। क्या होती है? कह रहा बताइए कितनी वेलोसिटी हो कि वो अब क्या जाए? 9 सेंटीमीटर जाए। कितना जाए? तो भैया देखिए, वेलोसिटी जब आपकी 100 मीटर पर सेकंड थी, तो काइनेटिक कितनी होगी? काइनेटिक कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर। अच्छा मास तो एक ही है ना, बुलेट का मास सेम है, v1 स्क्वायर। अच्छा इसके थ्रू क्या होगा? वर्क होगा। यही काइनेटिक की वजह से क्या करेगी? वो प्लंक में जाएगी और प्लंक में वर्क करेगी। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स दोनों केस में उसी प्लंक के अंदर जा रही, तो फोर्स दोनों केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुआ? d1। अच्छा केस नंबर सेकंड। केस फर्स्ट था जब वेलोसिटी आपकी कितनी थी। कह रहा है केस सेकंड में वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। ठीक है, केस सेकंड में वेलोसिटी मुझे नहीं पता। काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम वी टू। लेकिन इस बार जो करेगी फोर्स उतना ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी? 9 सेंटीमीटर का। क्या करेगी? ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों पे डिवाइड करो, इसको और इसको डिवाइड करो, तो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर। अगर एफ से एफ क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ? d1 अपॉन में d2। अच्छा देखिए, ये देखिए वेलोसिटी क्या थी? v1 के लिए 100 स्क्वायर
और V2 की वैल्यू आपको निकालनी है। D1 क्या है भैया 4 सेंटीमीटर, D2 क्या है 9 सेंटीमीटर। काटा पीटी करो, यहां से V2 की वैल्यू आएगी, वैसे 150 आंसर इसका। एक बात ध्यान रखना, किसी को रोकने में जो वर्क होता है वो काइनेटिक के बराबर होता है। यहाँ पर जो काइनेटिक है उसका इस्तेमाल करके वो पहले 4 सेंटीमीटर तक गई, यानी वर्क किया। वर्क क्या होगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी मुझे पता ही नहीं है, बोल रहा वेलोसिटी कितनी होगी कि भैया वो 9 सेंटीमीटर जाए, तो फोर्स तो वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बस क्या किया उसने 9 सेंटीमीटर का। एक क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन पे टिक लगा रखा है आपके स्कूल में न्यूमेरिकल वगैरह पे। न्यूमेरिकल वैसे तुम्हारे स्कूल में कम ही आता है, देखिए भैया। हाँ वैसे कम आते हैं। पेपर दिखाया ना, पेपर भेजा ना तुम्हारे स्कूल का। सुन लीजिए भैया, कह रहा है लीनियर मोमेंटम ऑफ, भाई प्लीज देखिए, एक रिलेशन होता है काइनेटिक, क्या होता है हाफ mv²। क्या होता है, अगर ऊपर में मास से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे मास से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा k इक्वल्स टू में m, और m क्या होगा m², v² और नीचे क्या होगा 2m होगा। तो k इक्वल्स टू में mv का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2m। तो k क्या होगा, mv क्या होता है मोमेंटम, p² अपॉन में 2। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन है, और इसी रिलेशन से आपका आगे इसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने खैर करा रखा है, लेकिन मैं आपको सीधा वर्टिकल सर्कल कराता हूँ, वरना बहुत टाइम निकल जाएगा आपको और आप कर भी नहीं पाओगे वर्टिकल सर्कल। आते भी है वर्टिकल सर्कल पे, ठीक है। वर्टिकल सर्कल, ठीक है। वर्टिकल सर्कल नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा। देखिए भैया, भाई देखिए वर्टिकल सर्कल ध्यान दीजिए, क्या हुआ अभी इन्होंने प्लानिंग। हाँ अरे बस 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 भाई बस। अरे वर्टिकल बताओ भाई, मैं बता रहा हूँ सबसे हॉट टॉपिक है, मार्क्स समझा लो। हाँ हाँ तो मैं कराऊंगा तुम्हें 5th का। नहीं नहीं, अरे हाँ वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है वर्टिकल सर्कल। इधर कॉपी दिखा, जल्दी दिखा, कॉपी दिखा, कॉपी दिखा। चैप्टर नंबर 4 या 5 में करा रखा होगा, चैप्टर नंबर 4 या 5 में। ये वर्क आ गया, एक बार कॉपी दिखा रहा मुझे। भाई इसको तो पढ़ने का मन भी नहीं करता, इतना ऐसे क्या लिखा रखा है ये। स्प्रिंग इतना डिटेल में करा रखा है। भाई इसे पढ़ेगा कौन, पढ़ता है ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, इसे कोई उठा के भी ना पढ़े इसे तो। ये तो ये रहा वर्टिकल सर्कल, करा रखा वर्टिकल सर्कल। कौन लिखवाता इतना गंदा गंदा, छी। ओए
देखिए भैया वर्टिकल, भाई प्लीज देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई प्लीज, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कहता है इनिशियल एनर्जी बराबर है, अरे अभी पता लग जाएगा, कराओगे तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, मैंने देख लिया। इनिशियल एनर्जी बराबर में फाइनल एनर्जी। अब देखिए भैया ये वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल है, ठीक है। आप किसी भी चीज को घुमाते हो, वो पहले कहां पे होती है, बॉटम पे होती है, जमीन पर है, कहां पर है, अब घूमती हुई वो मान लीजिए यहां पर आगे पहुंच गई। भाई प्लीज, जिस चीज को घुमा रहे हो उसका मास क्या है, m है, क्या है, तो उसका वेट क्या होगा, mg, क्या होगा, ये थीटा एंगल है तो इधर कितना एंगल बनेगा, थीटा। इसे रिजॉल्व करो तो क्या होगा, mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। बॉडी की वेलोसिटी क्या इधर है। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, कोई भी चीज अगर घूम रही है तो इसका मतलब उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल, अगर ये घूम रहा है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स दी सेंटर, ये सेंटर की तरफ होती है, रेडियस आर है आप, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब आप घुमा रहे हो चीज को तो आपको पता है रस्सी पे एक और फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स, क्या लगते हैं, टेंशन। टेंशन के जस्ट अपोजिट कौन है, mg cos थीटा, देखिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, इसको मैं लिखता हूं नेट फोर्स, क्या लिखता हूं, इसी फोर्स की वजह से कोई चीज घूम पाती है। आप देख रहे हो इस लाइन में दो फोर्स लगे हैं, एक क्या है टेंशन, दूसरा क्या है mg cos थीटा, यानी नेट फोर्स जो है आपका वही लग रहा होगा सेंटर की तरफ, और वही किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो आप एक बार बताओ नेट फोर्स, यहां पर देखिए हेयर, जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, लेकिन रिजल्ट कहां आ रहा है, नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ, यानी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या था, ज्यादा था, और सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स क्या था, कम था। तब देखिए भैया यहां पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। देखिए भैया अगर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता, अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन वैसे तो गलत होता है, इसकी डायरेक्शन इधर नहीं हो सकती कभी भी, कहां होती है, सेंटर की तरफ होती है। अगर इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो इसका मतलब जो सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स वो ज्यादा होगा, और जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा फोर्स वो कम होगा। तभी इन दोनों को मैंने माइनस किया तो रिजल्ट कहां गया, नेट फोर्स कहां गया, सेंटर की तरफ। और नेट फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। देखिएगा कॉस थीटा, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टेंशन की इसको इधर लाओ तो टी की वैल्यू क्या आएगी, एम वी स्क्वायर आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई। अब इसकी वैल्यू निकाली क्यों मैंने, है ना। अब देखिए भैया बात करता हूं, जब ये बॉडी कहां पहुंच जाएगी, घूमती हुई, ये अलग अलग पॉइंट पर पहुंचेगी, घूमती यहां पहुंच गई, इसे कहते हैं टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट है, ठीक है। आपको पता है कोई चीज घूमती कब तक रहती है, अगर आप वर्टिकली किसी चीज को घुमाओ, ऐसा लंगड़ घुमाओ, तो अब जब आप घुमाते हो तो आपके हाथ में खिंचाव लगता है, खिंचाव जितना ज्यादा होता है चीज उतनी तेज घूम रही होती है, और खिंचाव जितना कम होते आता है चीज की स्पीड क्या होती है, उतनी कम होती आती है। और आपको बता दूं सबसे कम खिंचाव कहां पे होता है, टॉप पॉइंट पर होता है। कहां पर होता है, टॉप पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है, लीस्ट टेंशन, यहां पर क्या होता है, लीस्ट टेंशन। और अगर इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू जीरो से ज्यादा है या जीरो से ज्यादा नहीं हुई तो ये पार्टिकल क्या होगा, घूमेगा नहीं, यहीं से गिर जाएगा। अगर मैं घुमा रहा हूं इसको, तो जब तक घूमेगा तो मेरे हाथ में खिंचाव लग रहा है, लेकिन जैसे खिंचाव कम होता है कि आप देख रहे हो स्पीड कम होती आ रही है, और इस पॉइंट पर इसने सर्कल भी कंप्लीट नहीं किया, टॉप पॉइंट पर जाते के साथ ही इसने सर्कल कंप्लीट नहीं किया और वो यहीं से गिर गया। क्यों नहीं किया, क्योंकि खिंचाव मेरे टॉप पॉइंट पर सबसे कम लगता है, और जब खिंचाव टॉप पॉइंट पर एकदम कम हो जाता है तो उस पॉइंट पर फिर वो घूम नहीं पाता, कहां से नीचे गिर जाता है। यानी घूमने के लिए आपको चाहिए कि टॉप पॉइंट पर भी क्या लगे, खिंचाव लगे। कितना खिंचाव लगे, जीरो से ज्यादा, जीरो से कितना ज्यादा, कितना भी ज्यादा। तो इसलिए हम हमेशा ध्यान रखना, जब कितना भी ज्यादा हो सकता है ना, तो हम हमेशा मिनिमम कंडीशन लेके चलते हैं कि टॉप पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा या कम से कम उसके बराबर। ध्यान रखना भैया, मैं स्टार्टिंग कहां से करता हूं, टॉप पॉइंट से करता हूं इस डेरिवेशन को।
इसकी रेडियस क्या है आर, ये भी क्या होगा आर होगा। देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं, हमेशा वर्टिकल सर्कल की जो डेरिवेशन स्टार्ट करते हो कहां से करते हैं, टॉप पॉइंट से, क्योंकि वहां पर क्या लगता है लीस्ट टेंशन, क्या लगता है, और लीस्ट टेंशन अगर सर्कल घूम रहा है तो लीस्ट टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से ज्यादा या कम से कम उसके बराबर। कैलकुलेशन हम हमेशा बराबर से ही करते हैं। अब देखिए भैया, अब यहां पर हम कर रहे हैं भैया टॉप पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, केवल टॉप पॉइंट की। तो मुझे पता लग गया टॉप पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, अगर पार्टिकल घूम रहा है तो टॉप पॉइंट का टेंशन जीरो से ज्यादा है कम से कम उसके, ये ध्यान रखना आपको। आपको ये ध्यान रखना कि अगर कोई चीज घूम रही है वर्टिकल सर्कल में तो टॉप पॉइंट पर उसका टेंशन क्या होना चाहिए, कम से कम जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा। ज्यादा नहीं कर सकता मैं, क्या लेके चलूंगा, बराबर लेके चलूंगा। चलो लिखते भैया। तो जब ये पार्टिकल घूमा, यहां से घूम रहा था ना बॉटम से, बॉटम से घूमता घूमता कहां पे आ गया, टॉप पर, तो कितना एंगल बन गया 180 डिग्री का। बॉटम से घूमते घूमते कहां पहुंच गया, टॉप पर, तो कितना एंगल होता है, आधे सर्कल का एंगल कितना होता है 180 का। तो भैया हम बात करें टॉप पॉइंट की, तो हमें पता है टॉप पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो से, जीरो के बराबर ही ले लो, क्योंकि ग्रेटर करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और टेंशन की वैल्यू क्या है, क्या है, मास वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट का स्क्वायर रेडियस प्लस एम जी कॉस कितना होगा एंगल 180 डिग्री, बराबर में क्या हुआ जीरो। क्या आ गया, ये टेंशन का एक तरह से फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है भैया। टॉप पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम बराबर। तो हम बराबर लेके चल रहे हैं टॉप पॉइंट का, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है। ध्यान रखना भैया, इधर मत नजर उधर मत फैलाओ। ये क्या होगा एम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट की स्क्वायर रेडियस प्लस एम जी कॉस 180 का होता है -1, बराबर में क्या आ गया जीरो। इस चीज को धन ले आओ तो आपका आएगा एम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट की स्क्वायर रेडियस, और ये माइनस एम जी है ना, उधर जाके क्या होगा प्लस एम जी, एम से एम क्या होगा कैंसिल हो गया, वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट का स्क्वायर क्या होगा जी आर। तो भैया वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट क्या आ गई अंडर रूट जी आर। पता है आपको क्या क्या पूछता है, पूछता है भैया एक वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल घूम रहा है, टॉप पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा या उसके बराबर, और टॉप पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अंडर रूट जी आर। मैक्सिमम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। समझ गया। अब आते भैया हम, फिर ये घूमता हुआ यहाँ पे आता है, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, इसे कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहते हैं, अच्छा मिड पॉइंट की जमीन से हाइट कितनी है, आर के बराबर, जितनी ये है उतनी ये भी होगी, है ना। तो मिड पॉइंट की जमीन से हाइट क्या है, इतनी बराबर। तो एट पॉइंट एम की बात करो, एट पॉइंट एम, अगर आप एम पॉइंट की बात कर रहे हो, ध्यान दीजिए भैया, तो हमें पता है एम पॉइंट के साथ एंगल कितना है, बॉटम का एम पॉइंट के साथ एंगल है, तो 270 ले लो या 90 ले लो, दोनों सेम ही होते हैं। एट पॉइंट एम की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट मुझे पता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट टी बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि जितना एम पर कुल एनर्जी रहेगी उतना ही एनर्जी क्या रहेगी, तो जितना टी पर कुल एनर्जी रहेगी, यहाँ इस पॉइंट पर कुल एनर्जी रहेगी उतनी क्या रहेगी एम पर। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अब देखिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट टी कितना होगा, काइनेटिक एट पॉइंट टी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट टी, बोला हाँ। टोटल एनर्जी एट पॉइंट एम किसके बराबर होगा, काइनेटिक एट पॉइंट एम प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट एम। अच्छा काइनेटिक एट पॉइंट टी कितना होगा, टी की काइनेटिक कितनी होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट टी का स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी होगी टी पॉइंट की, मास जी और हाइट एट पॉइंट टी, ठीक है भैया एमजीएच होता है ना, तो हमें टी पॉइंट का निकालना, तो पोटेंशियल क्या होगी टी पॉइंट की, इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, तो भैया मैम जी और हाइट एट पॉइंट टी। अब देखिए भैया काइनेटिक एट पॉइंट एम क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगा एम का, एम जी हाइट एट पॉइंट एम। अच्छा देखो यहां पर जिसकी जिसकी वैल्यू आपको पता है आप उसकी वैल्यू को पुट कर दो, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट टी आपने निकाल रखा है कितना है अंडर रूट जी आर, क्या निकाल रखा है, इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी आर, तो यहां पे लिख दो केवल जी आर, क्योंकि आपको इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, प्लस
एम जी। हाइट एट पॉइंट डी कितनी है जमीन से? ये जमीन है, ये आर और ये आर, क्या हो गया? 2r। कितनी होगी? तो हाइट कितनी है? 2r लिखिए यहां पे, बराबर में हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम आपको नहीं पता, वेलोसिटी एट पॉइंट आपको एम नहीं पता, एम जी। हाइट एट पॉइंट एम कितनी है? एम की हाइट कितनी है भैया जमीन से? कितनी है? आर ही तो है, तो आर लिख दो, एम जी आर। अब एक चीज देखिए भैया, आपको ये हो गया, ये करोगे क्या आएगा? एम जी आर अपॉन में 2, ये क्या आएगा? 2 एम जी आर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये देखिए एम जी आर अपॉन में 2 एम जी आर, इसको सॉल्व करोगे तो 5 एम जी आर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? और इस एम जी आर को धन ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया 3 एम जी आर अपॉन में 2। बात नहीं समझ में आई? जरा कम कैलकुलेशन है क्या तुम्हारी? इसको सॉल्व करो, इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? 5 एम जी आर आएगा। क्या आएगा? 5 एम जी आर अपॉन में 2। अब जब इस एम जी आर को धन ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा, 5 एम जी आर अपॉन में 2 माइनस एम जी आर, तो सॉल्व करोगे 3 एम जी आर अपॉन में 2। तो मैं सीधा लिख रहा हूं इसको, 3 एम जी आर अपॉन में 2 बराबर में हाफ एम वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर। हाफ से हाफ क्या हुआ? कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या आ गया? स्क्वायर चला होगा तो अंडर रूट 3 GR। तो भैया एम पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 3 GR। 3 GR से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अब इस पॉइंट का टेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन का फॉर्मूला पता ही है। टेंशन एट पॉइंट एम क्या होगा? मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस एम जी। कॉस क्या होगा? एंगल कितना होगा? 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम कितना रखा है? वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या रखा है? अंडर रूट 3 GR। इसका स्क्वायर क्या होगा? अब यहाँ पे 3 GR क्या होगा? 3 GR अपॉन में क्या होगा? आर। देखिए वीएम की वैल्यू रखी है अंडर रूट 3 GR। हमें किसकी आवश्यकता है? वीएम स्क्वायर की। तो स्क्वायर करोगे तो उसके अंडर रूट का तो क्या होगा? 3 GR ही बचेगा वहां से, आर से आर कैंसिल हो गया, तो टेंशन एट पॉइंट एम कितना आ गया? 3 mg। यानी एम पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए अगर पार्टिकल को घूमते रहना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो बता दूंगा मैं आपको। और एम पॉइंट का मिनिमम टेंशन इतना होना चाहिए अगर पार्टिकल को घूमते रहना है तो। अब आते हैं बॉटम की बात करते हैं, बॉटम। ठीक है भैया, बॉटम पे क्या होगा? टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है? टोटल एनर्जी एट पॉइंट एम बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। एम पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एम, पोटेंशियल एम। और बॉटम पे कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक बी, पोटेंशियल बी। काइनेटिक एम क्या होगी? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होगी? एम जी हाइट एट पॉइंट एम बराबर में काइनेटिक बी की क्या होगी? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर। और पोटेंशियल बी क्या होगी? एम जी एच बी। ठीक है, जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है घुसट मत मार। ठीक है, आपको वेलोसिटी एट पॉइंट एम पता है? वेलोसिटी एट पॉइंट कितनी है भैया? 3 GR। हाइट एट पॉइंट एम पता है? एम की हाइट कितनी है जमीन से? आर। पता है? यहां पे आर लिखोगे। वेलोसिटी एट पॉइंट बी नहीं पता आपको, लेकिन आपको हाइट एट पॉइंट बी पता है कितनी है? अब 0 है जमीन पर ये पॉइंट। ठीक है, तो हाइट पॉइंट, तो आप इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा? वेलोसिटी एट पॉइंट बी आएगी, जो कि आएगी आपकी 5 GR। क्या आएगी? 5 GR। बॉटम की मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, 5 GR है, 5 GR। ठीक है, और टेंशन निकालने के लिए सीधा यहां पर आओ, मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर रेडियस एम जी। कॉस क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि घूमती हुई कोई चीज वापसी वहीं पे आती है तो एंगल क्या होता है? 0 या 360 कह सकते हो आप। तो cos 60 और cos 0 दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। तो ये सॉल्व करोगे तो यहां पर मिनिमम टेंशन क्या होगा? बी पॉइंट का 6 mg आएगा। क्या आएगा? पता है क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ऐसे बोलता है, इन वर्टिकल मोशन या वर्टिकल सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो बॉटम पॉइंट का मिनिमम टेंशन और मिनिमम वेलोसिटी ड्राइव करो। मिनिमम टेंशन
और मिनिमम वेलोसिटी, तो भैया बॉटम पॉइंट ये रहा जिसका टेंशन कितना होना चाहिए मिनिमम 6 mg, जो कि इसमें मैंने डाल के निकाला था, ठीक है। और मिनिमम वेलोसिटी क्या थी 5 GR। वैसे सरकारी प्राइवेट स्कूल में कम आते हैं, ठीक है, आपको बता दे रहा हूं, सरकारी स्कूल में ज्यादा आते हैं कुछ, ठीक है। अबे आसान है ये, इसमें केवल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालनी है, ठीक है। आपको बता दे रहा हूं स्प्रिंग उसने ज्यादा अच्छे से करा रखा है, तो स्प्रिंग फोर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्प्रिंग ज्यादा अच्छे से करा रखा है, अरे वो अंजुम ने, लेकिन उसमें जो करा रखा है ना उसने ऑसिलेशन ऑफ फ्री स्प्रिंग, वो नहीं कराएगा क्योंकि उसमें कोई टॉपिक ही नहीं आने वाला, ठीक है। ओए हाँ क्वेश्चन आएंगे जो मैंने करा, बता देता हूं मैं आपको किस टाइप का। करेक्ट, स्प्रिंग को आप जितना खींचोगे वो उतना ही ज्यादा स्प्रिंग भी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी आपको। सुन लीजिए, ये एक्सटेंशन इन स्प्रिंग है और ये आपका एफ है। आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा एक्स दोगे, जितने खींचोगे, उतना ही ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। स्प्रिंग को जितना कम खींचोगे, यानी एक्स की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके वैल्यू हार्ड स्प्रिंग के लिए क्या होती है, के की वैल्यू हार्ड स्प्रिंग के लिए क्या होती है, हार्ड। अगर हार्ड स्प्रिंग हो, हार्ड स्प्रिंग का मतलब होता है जिसको खींचना और दबा पाना दोनों ही मुश्किल होता है, तो के की वैल्यू हार्ड के लिए क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा। और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो के की वैल्यू क्या होती है, कम। जिस स्प्रिंग को खींचना और दबा पाना दोनों आसान होता है उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और जिस स्प्रिंग को दबाना और खींच पाना दोनों ही मुश्किल होता है उसको क्या होता है, के की वैल्यू ज्यादा होती है। हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, कम, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स है, ये आप लगा रहे हो फोर्स, तो स्प्रिंग के ऊपर लगाया गया आपका फोर्स क्या होता है, के इंटू में एक्स के बराबर होगा। के होगा स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स होगा आपका स्प्रिंग के अंदर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स की वजह से खिंचाव या उसके अंदर कंप्रेशन, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। अप्लाइड फोर्स का उल्टा क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, तो स्प्रिंग फोर्स होगा आपका माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस के एक्स और आपका अप्लाइड फोर्स क्या होगा, प्लस के एक्स। क्या होगा, अगर यहाँ ये प्लस है तो इसका मतलब आपका अप्लाइड फोर्स है, और ये माइनस है तो इसका मतलब ये स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के। आज देखो ना, स्प्रिंग को अगर आप बाहर खींच रहे हो तो स्प्रिंग कहां फोर्स लगा रही है, अंदर, और आपका फोर्स कहां है, बाहर। तो आपका फोर्स और एक्स क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए क्या होगा, के एक्स। और यहां पर स्प्रिंग फोर्स एक्स के क्या उल्टा लग रहा है, तो माइनस के एक्स। इसमें एक टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो, तो स्प्रिंग जब खींचते हो तो फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, यानी वर्क भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एट एनी इंस्टेंट वर्क क्या होगा, डीडब्ल्यू। आपको पता है वर्क की वैल्यू क्या होती है, डीडब्ल्यू होती है इंस्टेंट पर। वो किसके बराबर होगी, फोर्स इंटू में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। किसी भी, देखिए मैं इंस्टेंट का वर्क क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि हर पॉइंट पर जब आप खींचोगे स्प्रिंग को ना, तो हर पॉइंट पर आपको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। तो आपको टोटल वर्क, आपको आप जितना वर्क करते हो वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो आपको टोटल वर्क निकालना, तो आपने किसी इंस्टेंट का वर्क निकाला, उस इंस्टेंट पर फोर्स क्या था, एफ था। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डीएक्स। तो वर्क क्या हुआ, डीडब्ल्यू। तो डीडब्ल्यू इक्वल्स में एफ की वैल्यू क्या होती है, के एक्स डीएक्स। टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वर्क के लिए, क्योंकि टोटल वर्क ही क्या होगा, एनर्जी के बराबर होगा। टोटल वर्क के लिए क्या करो, इंटीग्रेट करो। क्या करो, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट क्या होगा, डब्ल्यू। के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एक्स डीएक्स। डी डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू के। एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर क्या है, एक है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक्स की पावर 2 अपॉन में क्या होगा, 2। तो वर्क क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, और जो वर्क होगा वही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के बराबर होता है, ठीक है। जिस स्प्रिंग को खींचने में जितना ज्यादा वर्क होगा, उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा आएगी, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो हमेशा ही आता है, इस उसके उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है स्प्रिंग स्प्रिंग के ऊपर, क्योंकि वही सबसे आसान क्वेश्चन है इसका, ठीक है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दूसरी वाली स्प्रिंग से क्या ज्यादा है। अच्छा, कौन सी हार्ड होगी, कौन सी सॉफ्ट होगी, कौन सी हार्ड स्प्रिंग है, पहली है दूसरी, दूसरी हार्ड कैसी होगी बे, पहली वाली हार्ड होगी। जिसका के ज्यादा होगा वो हार्ड स्प्रिंग है, उसको खींचना और दबा पाना दोनों ही क्या होगा, मुश्किल होगा। और जिसका के कम होगा वो सॉफ्ट स्प्रिंग होगी। ये हार्ड है, ये क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है।
कह रहा है भैया दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया है। किससे खींचा गया है? तो बताओ किसके केस में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? दोनों को अगर आप सेम फोर्स से खींचोगे तो किस केस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? अब एक चीज देखिए भैया, वर्क देखिए, आपको वर्क का फॉर्मूला या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखा स्प्रिंग में, तो क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले आप वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज कर सकते हो। आपको कह रहे दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया है, तो बताओ किस केस में ज्यादा वर्क होगा? समझ गए? तब एक चीज देखिए, फोर्स क्या होता है? अच्छा अगर मैं इसको लिखूं, अरे यार क्या है इसको लिखूं तो हाफ के एक्स डॉट एक्स लिख सकता हूं उसको मैं। हाफ के एक्स स्क्वायर को एक्स डॉट एक्स लिख सकता हूं। ये क्या है? एफ है। ये क्या है? एफ की वैल्यू क्या होती है? के एक्स होती है ना। तो ये क्या हुआ? हाफ एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया। अच्छा आपको पता है जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका एक्स क्या होता है? कम आता है। सेम फोर्स से अगर आप खींचोगे तो अगर जिसका कांस्टेंट ज्यादा होगा, जो हार्ड स्प्रिंग होगी, मान लीजिए आप एक लड़की दो स्प्रिंग को खींच रही है, एक हार्ड स्प्रिंग को खींच रही है, एक सॉफ्ट को खींच रही है, किसको ज्यादा खींच पाएगी? सॉफ्ट वाली को। यानी सॉफ्ट के अंदर एक्स क्या होगा? ज्यादा आएगा, और हार्ड वाली के अंदर क्या होगा? कम आएगा। तो कौन ज्यादा होगा? x1 लेस होगा, x2 क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि k1 क्या है? ज्यादा फोर्स कांस्टेंट है। दोनों साइड में मैंने क्या किया? एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों को सेम फोर्स से खींचा जा रहा है। किससे खींचा जा रहा है? तो दोनों साइड को हमने फोर्स से मल्टीप्लाई कर, सेम चीज से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के ऊपर। हाफ से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ? फोर्स इंटू मैक्स क्या होता है? वर्क होता है ना। तो ये वाला वर्क क्या हो गया? ये W1 हो गया, और ये क्या हो गया? W2 हो गया। कौन ज्यादा होगा? यानी जो स्प्रिंग ज्यादा खींचेगी सॉफ्ट वाली में ज्यादा वर्क होगा, और हार्ड वाली में क्या होगा? कम वर्क होगा। समझ गए? तो ध्यान रखना इस वाले को। अच्छा इसी में एक और इस सेकंड पार्ट आता है इसका। ठीक है, कह रहा भैया कि अगर दोनों को सेम अमाउंट से खींचा गया, यानी हार्ड के अंदर भी एक उतना है और सॉफ्ट के अंदर भी उसमें है, तो आपको पता है भैया उसी लड़की को, सॉफ्ट और हार्ड वाली को, दोनों को सेम अमाउंट में खींचना, उसको ज्यादा वर्क कहां करना पड़ेगा? हार्ड वाली खींचने में, है ना। तो ये ध्यान रखना कि K1 K2 से क्या है? ज्यादा है। दोनों को सेम अमाउंट से खींचना है, तो फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? इस केस में ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इस केस में क्या लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। F1 ज्यादा होगा, F1 ग्रेटर होगा, F2 क्या होगा? समझ गया? हार्ड वाली को और दोनों को सेम। अब दोनों को सेम अमाउंट से खींचना है, यानी दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों साइड में हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया? वर्क। ये क्या होगा? W1 इज ग्रेटर देन, इस बारी क्या होगा? W2, यानी हार्ड वाली को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा आता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई वैसे लॉजिक ज्यादा खास लगा नहीं है। ठीक है भैया, दोबारा से मैं कुछ और टॉपिक्स के नाम बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग से। अगर आप देखोगे तो पहले चैप्टर में आ जाओ, तो उसमें सबसे मेन टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में PYQ जो इतने भी क्वेश्चन पेपर है, आप कुछ मत करना, थोड़ा बहुत रिवाइज करना। मैं मेरी मानना तो 2-3 स्कूल के पेपर कर लेना, क्योंकि हर स्कूल में कुछ ना कुछ अगर 3 स्कूल के पेपर भी कर लोगे तो 70% पेपर आपको वहीं से आएगा, मेरे को इतना पता है। और मैं आज पहली बार तो बता नहीं रहा आपको, मेरे को पढ़ाते हुए करीबन नहीं तो 11 साल हो गए। इन 11 साल में मैंने देखा है कि भैया फिजिक्स का ऑलमोस्ट हर स्कूल का पेपर में कम से कम नहीं तो 40 से लेकर 50% कॉमन रहता है। और अगर आप इसी तरीके से 4 सैंपल पर कर लोगे, 4 पेपर कर लोगे, तो आपका 70% कॉमन आ जाएगा। और 70% तो आपको अभी भी नहीं आता होगा, तो 4 पेपर ही कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, दूसरी बात, पहले चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक है आपका डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस, और कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट में थोड़ा कम चांस है आने का। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि 1 कैलोरी बराबर में 4.18 जूल होता है, तो उसको एक नए सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए जिसमें मास क्या हो? अल्फा केजी, लेंथ क्या हो? बीटा मीटर, और टाइम क्या हो? गामा सेकंड हो। तो उसमें आपको N2 की वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना इसको। फिर आते हैं हम ये सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड से कर लेना। सारे स्कूल में ऑलमोस्ट वही आती है, ग्राफिकली आती है। कोई टुच्चा सा स्कूल होता है जिसको पता नहीं है, तो वो कई बार कैलकुलस से भी देता है। टीचर सोचता है मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक है, वो गधा टीचर होता है जो कि उसको पैटर्न ही नहीं पता कि आना क्या। बाकी
दोनों ही मैंने सारे करा रखे हैं, तो आप किसी से भी कर लेना, ठीक है। अब इसमें जो है ग्राफ्स आएंगे, ग्राफ में आएंगे। मैंने आपको बता रखा ग्राफ बनाने का तरीका कि अगर आपका एक्स टी के डायरेक्टली है तो एक्स इक्वल्स में के टी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करो क्या होगा, के आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 आएगा। यानी अगर एक्स टी के डायरेक्टली है तो भैया वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 रहता है, ठीक है। तो इसका एक्स टी ग्राफ कैसे रहेगा, आपका एक्स ऐसे रहेगा और वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो वी टी ग्राफ क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन ही नहीं सकता। अगर आपका एक्स टी स्क्वायर के डायरेक्टली है तो एक्स इक्वल में के टी स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 2kt, और एक्सीलरेशन क्या होगा 2k। तो इसमें देखिए भैया सुन लीजिए, इसमें एक्सीलरेशन है और जो कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर आप देख रहे हो वेलोसिटी क्या है, टी स्क्वायर के डायरेक्टली है, एक्स टी ग्राफ क्या होगा, ऐसा बनेगा। इसमें वेलोसिटी जो है सॉरी एक्स जो है टी स्क्वायर के डायरेक्टली है, वेलोसिटी क्या है टी के डायरेक्टली है, तो इसमें वी टी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। और इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आपका एटी ग्राफ कैसे बनेगा। और ये क्वेश्चन आता है कि एटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जर्क क्या देता है। लेकिन अगर आपको देखिए एक्स टी क्यू का डायरेक्टली है, एक्स टी क्यू का डायरेक्टली है, तो एक्स इक्वल्स में क्या होगा, के टी क्यू, वेलोसिटी क्या आएगी 3t स्क्वायर के, एक्सीलरेशन क्या आएगा 6t के। भाई देखिए मैं कैसे पता ना डिफरेंशिएट करके कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। यहां पे एक्स क्या है, टी के डायरेक्टली है, तो इसका ग्राफ जो रहेगा एक्स टी ग्राफ वो कतई एकदम जहर रहेगा। यहां पर वेलोसिटी जो है वो टी के क्या है, टी स्क्वायर के डायरेक्टली है, तो वी टी ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा, थोड़ा ऊपर ऐसा। और यहां पर ए जो है वो टी के डायरेक्टली है, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है। अच्छा इसमें फ्री फॉल ध्यान रखना, फ्री फॉल के दौरान में अगर मैं किसी चीज को छोड़ता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, खींचेगा कौन, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन क्या होगा जी के बराबर रहेगा, डिस्टेंस कवर करेगा तो बिल्डिंग की हाइट के बराबर रहेगा। अच्छा मैं किसी चीज को फेंकता हूं तो नीचे से ऊपर जाने का टाइम क्या होता है, एसेंट, और उसी लेवल पे आने का टाइम क्या होता है, डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट का क्या होता है, बराबर रहता है। जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो उस वक्त ए आपको नेगेटिव माइनस जी के बराबर लेना होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या लेना होता है, 0 लेना होता है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आने आ रही होती है तो ऊपर से नीचे टॉप पॉइंट पर, ये ध्यान रखना, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्सेलरेशन होता रहता है, फिर भी वो जी के बराबर रहता है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी एक फोर्स है, और जब तक बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तब तक वो एक्सिलरेट करती रहती है, ठीक है। फिर इस चैप्टर में कुछ और खास है नहीं, कुछ इक्वेशन देख लेना, इक्वेशन ऑफ मोशन, और थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे पीछे से, तो मैंने आपको फर्रा नाम की चीज भेज रखा तो उससे देख लेना, हो सकता है मैच ना करे, पुरानी वाली बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 में पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, और डॉट और क्रॉस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भैया न्यूमेरिकली होते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें आपको एक और पूछ सकता है कि भैया ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, काफी ज्यादा बार रखा है, आर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2i कैप जे टी, 2i टी स्क्वायर, 2i टी स्क्वायर, 3t जे कैप, 5k कैप, ये भी देखा। आपको वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी निकालनी तो आर को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और एक्सीलरेशन निकालना तो v को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आर से v निकालना है, v से a निकालना है, आसान तरीका है डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं। और आपको एक क्वेश्चन और कराया था इसमें अब इतने सारे क्वेश्चन है कि भाई डिस्कस पहले मैं बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है, अभी करूंगा, गवर्नमेंट स्कूल वालों को तो आराम से पेपर अच्छे से ले आएगा, ठीक है।